तो ये अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में काफ़ी बच्चों को डाउट था, देखिए ध्यान से। गॉस थ्योरम वही गॉस थ्योरम क्या करेंगे, देखिए जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था पॉइंट चार्ज के कारण, हम किसी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए कोई पॉइंट होता था, इसके ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज को रखा था, इस आर डिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए पी साइड के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। तो हम आराम से निकाल देते थे कि 1/4 क्या डिवाइड बाई आर। तो पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हम आसानी से निकाल सकते थे। हमें गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हुआ तो हमें डिफिकल्ट आनी स्टार्ट हो गई इस फॉर्मूले के साथ। तो इसलिए हमने क्या किया कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वी डिराइव गॉस थ्योरम कि जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस बनेंगे उनके लिए हमने गॉस थ्योरम को पढ़ना स्टार्ट किया। अब सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए देखिए भाई, जब चार्ज है, जब चार्ज को हम किसी चार्ज को हम लीनियरली स्प्रेड कर देते हैं, बहुत सारा चार्ज लिया हमने, उसको लीनियरली स्प्रेड किया, किसी सरफेस के ऊपर हम चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं, किसी वॉल्यूम के अंदर हम चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं, तो हमें उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में डिफिकल्टी महसूस होती है। या ये कहें कि हमें डिफिकल्टी होती है कि जब हम ऐसे चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं, कि लीनियरली स्प्रेड कर देते हैं, सरफेस एरिया में स्प्रेड कर देते हैं, उन केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने गॉस थ्योरम का यूज किया है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तक टाइप का होता है। एक होता है भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है भाई, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है भाई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देखिए भाई कि जब हम चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं भाई किसी लीनियर कंडक्टर के ऊपर, तो वो होता है भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या लिखेंगे? व्हेन चार्ज इज स्प्रेड लीनियरली on anything, या when charge is spread on a linear conductor, then it is known as linear charge distribution. देखिए मेरे पास ये एक लीनियर कंडक्टर था भाई, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज स्प्रेड कर दिया, ऐसे चार्ज स्प्रेड कर दिया मैंने इसके ऊपर। हमने मान लिया कि इसकी लेंथ L है, इस कंडक्टर, हमने मान लिया इस कंडक्टर की लेंथ L, और हमने इसके ऊपर क्या वो चार्ज स्प्रेड किया है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना स्प्रेड हुआ है इस लीनियर कंडक्टर में, तो कैसे बताएंगे इस चीज को? हम बताएंगे इसके लिए यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम उसको लैम्डा से शो करेंगे, और वो होती है भाई क्या डिवाइडेड बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना स्प्रेड हुआ? चार्ज स्प्रेड हुआ क्या हो, इज इक्वल टू लैम्डा इनटू, हमने कितना चार्ज स्प्रेड किया है इस लीनियर कंडक्टर। नहीं तो ऐसे कैसे बताते थे बीच में टोटल चार्ज कितना स्प्रेड है, नहीं पता लगा सकते थे। ठीक है, अब चार्ज ही पता नहीं लगा पाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाओगे? इसलिए हमने क्या किया, हमने इस सरफेस की लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली कि इसके ऊपर पर कितना चार्ज स्प्रेड किया गया है पर यूनिट लेंथ, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इससे हम पता लगाएंगे इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना स्प्रेड। तो याद रखना, जब किसी लीनियर कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्प्रेड होगा तो चार्ज होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी
into लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद दूसरी बात आती है भाई सरफेस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए भाई अब बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कि भाई जब चार्ज को स्प्रेड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ओवर सरफेस एरिया, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया, तो वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए सरफेस है, एक सरफेस ले लिया रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज स्प्रेड कर दिया बहुत सारा, ठीक है, और मैंने मान लिया S सरफेस एरिया, लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस कंडक्टर, और मैंने इसको कितना चार्ज स्प्रेड किया भाई, टोटल चार्ज क्या स्प्रेड किया। अब बात वही आएगी, क्या होगा इसे निकालोगे टोटल चार्ज कितना स्प्रेड किया। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम क्या करेंगे भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम यहाँ निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हम इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे भाई, ये होता है अभी चार्ज स्प्रेड पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज स्प्रेड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज कितना स्प्रेड हुआ इस केस में, सिग्मा इनटू एस, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया का कंडक्टर। इसके बाद होता है तीसरा केस होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे शो करेंगे इसको देखेंगे एक बार। भाई जब व्हेन चार्ज इज स्प्रेडेड over the volume of the conductor, या when the charge is spread inside the volume of a conductor, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे भाई, हम लेंगे भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से शो करेंगे भाई, तो ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज पर कितना आएगा इसमें, रो इनटू सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम चार्ज कितना आएगा भाई, इतना आएगा। मैंने कहा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमें जरूरत क्यों पड़ी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि सर इन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। फिर हमने कहा कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब चार्ज को स्प्रेड किया जाएगा लीनियरली तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज यूनिट लेंथ, मींस क्या होगा ये, जब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और यहाँ पे हम क्या निकालते थे भाई, लैम्डा क्या हो डिवाइडेड, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली थी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन चीज़ों को हमने फाइंड आउट किया है। अब ये केस पे हम यूज करेंगे और गॉस थ्योरम को का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज पहले बताएंगे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसको फाई से डिनोट करेंगे भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए भाई it is the number of electric field lines, it is the number of electric field lines crossing any surface normally, कि भाई किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। निकालते कैसे हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया।
तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में क्या लिख सकता हूँ, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और अगर ये पूछा जाए एक ही लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड द सरफेस एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड तो होगी भाई लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी असाइनमेंट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम। ई की बता सबको, डेल्टा एस मीटर उससे एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। असाइनमेंट इसका पता ही भाई, ये क्या फोर्स पर चार्ज होती हुई है तो इसकी निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं, दोनों का आराम से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे दिखाएंगे भाई, देखो भाई मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया काट लिया भाई, यहाँ पर मैं जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर सुनिए क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। मान लीजिए मैंने कहा इस पूरे बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। ठीक है भाई, तो भाई एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, मैंने मान लिया डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, थीटा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, ई डॉट डेल्टा एस। और एक लाइन में अगर मुझे बताना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और उस सरफेस एरिया का जो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इस तीन चीजों का हम यूज करेंगे भाई गॉस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद देखिए तो गॉस थ्योरम क्या है भाई, ये गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई कि भाई इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली वी यूज गॉस थ्योरम। कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, सुनिए भाई, गॉस थ्योरम कहती है इट स्टेट्स दैट total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon times the net charge enclosed by that surface। गॉस थ्योरम देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि जो गॉस थ्योरम होती है वो केवल क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसकी कंडीशन है कि गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल ऑन क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस के ऊपर गॉस थ्योरम लागू नहीं होगी, क्लोज सरफेस पे होगी। गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स होगा उस सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम इसको, मैथमेटिकली ये कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या देखा है, कैसे लिख सकता हूं मैं, E डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन। ये फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है भाई, E का और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये भी फ्लक्स है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है तो भाई ये चीज, ये स्टेटमेंट गॉस थ्योरम की है
कि total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon times the net charge enclosed by the surface. अब एक बात है, इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल का साइन क्या शो करता है? इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल का साइन इंडिकेट करता है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन द क्लोज्ड सरफेस। सर्कल है जो इंटीग्रेशन के ऊपर, ये क्या शो करता है? ये यही शो करता है कि ये क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई की गई है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या मतलब था उस बात का। मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, इसके अंदर एक चार्ज माइनस क्यों है? यहाँ पर एक +2 क्या वो चार्ज है, यहाँ पर एक +3 क्या वो चार्ज है। ठीक है, और भाई यहाँ पर तो इसके बाहर सरफेस से +4 क्या वो चार्ज है, यहाँ पर -2 क्या वो चार्ज। अब मैं कहता हूँ कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए इस क्लोज सरफेस में से। तो सुनिए ध्यान से, जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं तो हम केवल वही चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं हमें, कि जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय वही चार्ज लेंगे हम जो क्लोज सरफेस के अंदर होंगे। उन चार्जेस को हम नहीं लेंगे जो क्लोज सरफेस से बाहर है। हाँ, ये पक्का है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्जेस के कारण होगा, चाहे वो केवल सरफेस क्लोज सरफेस से बाहर है या क्लोज सरफेस के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो केवल होगा भाई जो चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर। सुनिए ध्यान से, फ्लक्स किसके कारण होगा? जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? अंदर बाहर दोनों के कारण होगा। तो भाई नेट चार्ज कितना है? मैंने कहा इस सरफेस में से फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स कैसे बताओगे? अंदर के चार्ज लोगे, तो ये फ्लक्स कितना है सरफेस में से? नेट चार्ज। तो सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? 3 क्या हो +2 क्या हो, 3 और 2 5, 5 में से गया 4, तो भाई नेट चार्ज कितना होगा अभी? 4 क्या हो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो भाई फ्लक्स कितना है इस सरफेस में से? 4 क्या बाई एप्सिलॉन। ठीक है भाई, नेट चार्ज लेना है। टोटल मैंने नहीं कहा टोटल चार्ज लेना, मैंने कहा नेट चार्ज लेना है। तो प्लस उसको प्लस काउंट करो, माइनस उसको माइनस काउंट करो। इस तरह से आप भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक खास बात ये भी है, देखिए गॉसियन सरफेस में कुछ कंसीडरेशन है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस थ्योरम का यूज करते हैं समय, तो हमें एक हाइपोथेटिकल सरफेस को अज्यूम करना होगा, और वो हाइपोथेटिकल सरफेस होगा भाई, उसको नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। उसको नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। पहली बात, दिस थ्योरम is applicable in case of continuous charge distribution. Number 2, this theorem is applicable only on closed surfaces. तीसरी बात, while calculating the electric field using Gauss theorem, we have to consider a hypothetical surface which is known as Gaussian surface. तो Gaussian surface शो करोगे, अगर कोई भी डेरिवेशन निकालोगे तो Gaussian surface तो शो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ भाई फर्स्ट डेरिवेशन इसके ऊपर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ड्यू टू ए लीनियर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए भाई लाइन चार्ज का यूज करते हुए। कौन सी थ्योरम बता रहा हूँ? गॉस थ्योरम, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। सुनिए ध्यान से, तो भाई देखो हमने क्या किया भाई, हमने एक लीनियर कंडक्टर ले लिया भाई, और इस लीनियर कंडक्टर के ऊपर हमने भी स्प्रेड कर दिया भाई चार्ज। देखिए भाई चार्ज को स्प्रेड कर रहा हूँ लीनियर कंडक्टर के ऊपर। मैंने मान लिया इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है। लेट अस कंसीडर ए
linear conductor having length L, full stop. Consider a charge small q is distributed, ठीक है, along the length of the conductor. अब हमें क्या करना है भाई, इसके कारण, इस लीनियर कंडक्टर के कारण इस r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इससे r डिस्टेंस के ऊपर, इस लीनियर कंडक्टर के पूरे कंडक्टर के कारण r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं शो करोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और ठीक भी नहीं माना जाएगा। तो वो जो सरफेस तो मान लो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए भाई, इसकी लेंथ के लॉन्ग। तो भाई लीनियर कंडक्टर का जो गॉसियन सरफेस बनेगा भाई, लीनियर कंडक्टर के कारण जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो बनेगा भाई सिलेंडर। ये देखो भाई सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा भाई, इतना ही साइड दिखाओगे, ठीक है भाई। और ये गॉसियन सरफेस होगा भाई, ये गॉसियन सरफेस है जिसको मैं डॉटेड से शो कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से। तो भाई यहाँ पर भाई मैंने एरिया काट दिया इसका, ये जो एरिया काट दिया, ये सरफेस है। एरिया कहाँ पे काटता है, गॉसियन सरफेस पे काटता है, और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, रेडियस। अब प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलती है, प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड्स निकलती है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड ही निकलेंगे। इसी साइड एरिया वेक्टर, इसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ जाइए भाई, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के देखिए भाई, ये प्लेन सरफेस का इसका एरिया वेक्टर क्या हुआ भाई, परपेंडिकुलर। ये प्लेन सरफेस इसका एरिया वेक्टर की साइड होगा भाई, इससे परपेंडिकुलर। मान लीजिए चौक है, इस चौक का जो ये एरिया इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तुम्हारी साइड, इसका किस साइड होगा, इस साइड। तो भाई इलेक्ट्रिक इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा भाई, इसका इस साइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो भाई यही है, कौन सी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इसी साइड रहेगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की साइड में, इसका एरिया वेक्टर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यही रहेगी। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है भाई, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है भाई सरफेस का, देखिए इस पूरे सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, तुम क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हो भाई, कि इस सरफेस में से इस कंडक्टर के कारण कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकती हैं। तो यहां से निकल सकती हैं, यहां से या यहां से। तो अब हम पता लगाएंगे मैथमेटिकली कहां से निकल सकती है, कहां से नहीं निकल सकती। तो देखिए भाई, देखिए यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं भाई, E डॉट ds, ठीक है भाई। क्या होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, फ्लक्स किसके बराबर होता है, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन। E डॉट ds का मतलब क्या है भाई, टोटल क्लोज सरफेस का फ्लक्स। तो टोटल E डॉट ds इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सब का सम करो, वो यहाँ निकालेगा। तो भाई देखिए मैंने इस सरफेस को मान लिया सरफेस फर्स्ट, कर्व सरफेस को मान लिया सरफेस 2, और इस सरफेस को मान लिया 3। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, देखिए टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन EdS क्या होगा भाई, देखिए इसका फ्लक्स मतलब φ1 फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फर्स्ट प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3, यही होगा भाई टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स फर्स्ट किसके बराबर है भाई, φ1। देखो भाई E का डायरेक्शन क्या है, E है, ds परपेंडिकुलर, E ds cos 90 क्या होता है फ्लक्स, E ds cos थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा भाई, E ds cos 90, E ds cos 90, cos 90 कितना है भाई, cos 90 0। तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फर्स्ट कितना हो गया, 0, ठीक है भाई। फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 कौन सा है, ये है, E की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, ds की क्या है, इसी साइड। तो E इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर,
ई डी एस कॉस 0 प्लस कितना आ गया इसका, इसका फ्लक्स इंटीग्रेशन तो लगेगा भाई इसमें, ई डी एस कॉस 0 कितना आ गया भाई cos 0 अपन ई डी एस फ्लक्स टू सरफेस 3 ई डी एस इसका भाई ई डी एस cos 90 0 फ्लक्स कितना आ गया भाई। तो इन तीनों को अगर मैं सम करता हूं तो फ्लक्स के बराबर आता है 0 प्लस ई डी एस प्लस 0 तो कितना आ जाएगा टोटल फ्लक्स। और अब इसके ऊपर सर्कल नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसका सम ले चुका हूं, टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकाल चुका हूं। ठीक है भाई। तो अब क्या क्या लिखूंगा भाई, इसके बाद लिखूंगा भाई टोटल फ्लक्स किसके बराबर आएगा, ई डी एस cos 0 था, ई डी एस होगा इक्वल टू नेट चार्ज। अब देखो भाई, अब चार्ज को स्प्रेड किया गया है भाई और अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो यहां पर क्या लगेगी, यहां पर लगेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लिखेंगे भाई लैम्डा, किसके बराबर होती है क्या वो डिवाइडेड बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना स्प्रेड हो रहा है इसके ऊपर, क्या वो लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू एल रखो भी इसकी जगह लैम्डा इनटू एल, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ये डीएस कौन सा कहां से फ्लक्स आया, कौन से डीएस से फ्लक्स आया भाई, इस डीएस से करंट सर्फेस से फ्लक्स आया है, देखिए फ्लक्स 10 फ्लक्स 30 यहां से फ्लक्स आया है, ये एरिया लिया जाएगा ना, ये डीएस cos 0 है तो एरिया कौन सा लिया जाएगा, यही लिया जाएगा। तो ये एरिया कौन सा वैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो ये छोटा सा एरिया डीएस है, इसका पूरा एरिया कितना आएगा करंट सर्फेस एरिया, इसके बराबर होगा ये ई को बाहर में होगी ds लैम्डा l एप्सिलॉन नॉट, ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा इस केस में e मल्टीप्लाई 2 पाई r l लैम्डा l एप्सिलॉन नॉट, l से भाई l कट गया, e किसके बराबर आ गया भाई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमारा रिजल्ट क्या है अभी, हमारा रिजल्ट इसमें है कि लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। लैम्डा क्या है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो e कैसे वैरी कर रहा है भाई, क्लियरली e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, e भाई r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्राफ आएगा वह e का और r का कैसा आएगा भाई, मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा e घटेगा, जैसे जैसे r की डिस्टेंस बढ़ेगी, ये डिस्टेंस थी r भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था, जैसे जैसे r बढ़ेगा e घटेगा। तो ग्राफ कैसे दिखाओगे, इस तरह ग्राफ है, एक तरफ e भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है भाई डिस्टेंस r, क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर कंडक्टर लाइट चार्ज। इसको सबको करना है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से करना, दोबारा से सुन लीजिए मेरी बात। देखिए सबको गॉसियन सरफेस शो करना पड़ेगा, देखिए गॉसियन सरफेस शो किया सबने, ई को शो करना पड़ेगा, यहाँ पर गॉसियन सरफेस शो करके दिखाना पड़ेगा सबको, ई डी एस यहाँ पर गॉसियन सरफेस शो करके दिखाना पड़ेगा सबको। अब कई कई ऐसा यहाँ नहीं दिखा, यहाँ दिखा लो भाई, यहाँ पे डी एस काटता हूँ, डी एस क्या भाई इधर आएगा, ई किधर है, इधर है, समझ गए भाई। तो इस चीज को याद रखो भाई, मैंने चार्ज इस साइड स्प्रेड किया था तो डीएस भी साइड दिखाओगे, पीबीसी साइड दिखाओगे, इस साइड मैंने चार्ज स्प्रेड नहीं किया, इसलिए मैंने ई और डीएस को इस साइड नहीं शो किया है, ठीक है भाई। इसके बाद भाई अगला टॉपिक लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अच्छा एक चीज और बताता हूँ भाई, एक चीज और बताता हूँ इसमें, ये जो गॉस थ्योरम है, देखिए इसको ध्यान से समझिए भाई, डीएस क्या है, डीएस स्मॉल एरिया कट ऑन द गॉसियन सरफेस। देखिए डीएस मैंने कहाँ दिखाया है, मैंने गॉसियन सरफेस के ऊपर दिखाया है, तो स्मॉल एरिया किसके ऊपर है, गॉसियन सरफेस के ऊपर कट है, डीएस स्टैंड्स फॉर स्मॉल एरिया ऑन गॉसियन सरफेस, और इसका इंटीग्रेशन आएगा, और जो डीएस का जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आया है, ये एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है भाई। गॉसियन सरफेस कैसा बनाया है, सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर, ठीक है। लीनियर कंडक्टर का एरिया, इसका लीनियर कंडक्टर का कोई एरिया नहीं है,
तो यहाँ पर जो ds है वो शो करता है स्मॉल एरिया ऑन द गॉसियन सरफेस, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ही आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला टॉपिक करो भाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो भाई हम क्या करेंगे भाई, एक प्लेन शीट लेंगे भाई, मान लो कि हमने एक प्लेन शीट को लिया भाई, ये प्लेन शीट ले लिया भाई हमने, और इसके ऊपर एक हमारे पास एक शीट है भाई, यानी एक शीट है, इस शीट के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ भाई आपको, ये शीट थी हमारे पास और हमने इसके ऊपर भाई चार्ज स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, और अब हम क्या चाहते हैं कि भाई इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाए। देखिए हमने क्या किया पहले केस में कि भाई लाइन चार्ज के हमने चार्ज को लीनियरली स्प्रेड किया था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें जो शीट है इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अब हम पता करेंगे कि जब चार्ज को स्प्रेड कर दिया जाता है किसी प्लेन शीट के ऊपर तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भाई इसको क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर चार्ज को स्प्रेड किया गया है ओवर द सरफेस एरिया। तो कंसीडर एन इनफाइनाइट, लिखेंगे इस बात को सभी, कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई ये शीट ऐसे थी, ठीक है, तो इसके कारण कैसे, देखिए मैं अभी बताता हूँ, ये शीट थी भाई ऐसे, और इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड कर रखा भी मैंने ऐसे, तो इसका रिएक्टर की साइड होगा भाई इस फेस का इस साइड, इस फेस का इस साइड, इस फेस का इस साइड, इस फेस का पीछे की साइड। इस तरह करना है भाई हमें। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे भाई। देखो भाई, तो गॉसियन सरफेस तो कटेगा भाई इसका, ये मेरे गॉसियन सरफेस काटते हैं इस साइड, और एक की साइड कटेगा भाई, एक दिखेगा भाई पीछे ही साइड, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो शो करना पड़ेगा भाई इसका। तो ये मैंने क्या मान लिया भाई, देखिए प्लस चार्ज ऐसे स्प्रेड कर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगे, प्लस चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगे, आउट ऐसे, इस साइड पे स्प्रेड है कैसे निकलेंगे। तो भाई इस फेस की इलेक्ट्रिक की साइड है भाई, इस फेस का है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी से, क्यों, प्लस चार्ज स्प्रेड है, आउटवर्ड निकलेंगे। यहाँ का भाई एरिया वेक्टर ऊपर का भी बताया था, ऊपर की साइड होगा, ई की साइड होगा भाई, ठीक है, इसका भी नीचे का ds इस साइड, ई इस साइड, इसका भाई इस साइड से ई, एरिया वेक्टर इसी साइड आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी साइड आएगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं भाई, यूजिंग गॉस थ्योरम वी नो दैट E dot ds is equal to net charge divided by epsilon। तो E ds सर्कल है भाई, मतलब क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालिए। तो कैसे निकालूंगा भाई, ये निकालूंगा इसका सम, इसका मतलब इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, फिर इस फेस के कारण निकालूंगा, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, और चारों का सम कर दूंगा। ठीक है भाई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है भाई, E ds इज इक्वल टू सर्कल है E ds cos 0, इस सरफेस से इसको एरिया को मैंने मान लिया भाई 1, इसको मैंने मान लिया भाई 2, इसको मान लो 3 भाई, इसको मान लो 4। तो फर्स्ट का क्या होगा भाई,
ई डी एस cos 0, मतलब टोटल कितना, पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का, इन चारों का सम 1 2 3 4। तो पहले का क्या होगा, अभी पहला ये है ई डी एस cos 0 ई डी एस प्लस टू वही देखिए प्लस टू का ये रहा ई डी एस cos 0 ई डी एस cos 0 प्लस 3 देखिए भाई ई और डी एस में कितना आ गई 90, तो प्लस 3 कितना आ गया भाई ई डी एस cos 90 वही 0। फोर्थ देखिए भाई ई में और डी एस में कितना वही 90, तो ई डी एस cos 90। तो भाई अगर हम इन चारों का सम करेंगे किसके बराबर आएगा, ईडीएस प्लस ईडीएस प्लस 0 प्लस 0, तो ईडीएस प्लस ईडीएस कितना आ गया 2 ईडीएस आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन का साइन दिखाओ भाई इनका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई ईडीएस 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 2 ईडीएस, तो ये कितना है भाई 2 ईडीएस इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब इसका इंटीग्रेशन करना भी, तो 2 तो बाहर कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, और नेट चार्ज कितना आएगा भाई, अब की बार को चार्ज को स्प्रेड कहां किया गया है, अब की बार चार्ज को स्प्रेड किया गया है सरफेस एरिया के ऊपर, तो कितना क्या लगेगा सरफेस चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है भाई, तो क्या आएगा, क्या वो सिग्मा इनटू, तो ये कितना आएगा सिग्मा इनटू एस। अब ये ds कौन सा है भाई, ये ds तो एक तो इस साइड वाला था और एक इस साइड वाला जो मैंने मिटा दिया वो था, तो ये किसका है भाई, ये सरफेस एरिया कितना है, तो छोटा सा मान लिया मैंने ds, और पूरी शीट का सरफेस एरिया कितना है भाई, पूरी शीट का s मान लिया मैंने, क्या मान लिया s, तो 2 इनटू e शीट का पूरी का भाई, ds क्या था भाई, शीट का थोड़ा सा एरिया काटा था, और इंटीग्रेशन करा तो शीट का पूरा सरफेस एरिया आएगा, तो 2 इनटू में e इनटू में s, ds का इंटीग्रेशन s सिग्मा s डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, x से s कट गया भाई, e आ गया भाई सिग्मा टू एप्सिलॉन, सरफेस एलास्टिसिटी परमिटिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है भाई, r पे कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा भाई, r पे तो डिपेंड करता नहीं, एक साइड e एक साइड r, ग्राफ किस साइड पर, किस साइड इस साइड पर, e क्या है कांस्टेंट है, r पे डिपेंड नहीं करता है। तो भाई दूसरा इसका ये था भाई, हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दी हुई जिसकी सरफेस एरिया सिग्मा थी, हमने s उसका सरफेस एरिया मान लिया, गॉस लॉ अप्लाई की हुई, 4 सरफेस बनाए, एक ये एक ये एक ये एक ये, चारों के फ्लक्स का सम किया ईडीएस cos थीटा से, तो 2 का सम, इसका और इसका सम तो 0 आया, इसका और इसका सम भी 2 ईडीएस आया, और ये आया भाई 2 ईडीएस, सोल्व किया सिग्मा में, तो और ये r पर डिपेंड कहीं नहीं करता, इसलिए इसका ग्राफ सीधा है। अब भाई एक डाउट और भी था कि सर को बताइए कि 2 शीट हमारे पास 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस हैं, उनके कंडक्टिव फील्ड बताइए। देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, देखो भाई मैंने 2 शीट मान ली हुई, एक शीट मान ली हुई है, ठीक है, इसकी सरफेस एलास्टिसिटी सिग्मा 1, इसके ऊपर भी चार्ज स्प्रेड कर दिया गया है, और एक दूसरी शीट हमने मान ली हुई है इसके साइड में,
इसकी सरफेस एरिया हमने मान ली सिग्मा। मतलब दो शीट है भाई, एक शीट ऐसी रखी है, दूसरी शीट ऐसी रखी है, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहाँ कहाँ भाई, इन दोनों से लेफ्ट में, मतलब भाई इस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये दो शीट ऐसे रखी है, इनसे लेफ्ट में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये दो शीट ऐसे रखी हैं, इन दोनों के बीच में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इन दोनों से राइट में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हमें दो, अभी तक हमने एक के कारण बताया था, अब दोनों के कारण बताना है। और खास बात यह है कि दोनों की दोनों शीट नॉन कंडक्टिंग शीट है। पिछला जो डेरिवेशन हुआ था वो भी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए था। कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, हमारे सिलेबस में नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात को सब याद रखना है। तो भाई अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट। अब यहाँ बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखो मेरी इसका एक तरीका है, उसको ध्यान से देखना। हम भाई कन्वेंशन मानेंगे भाई लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट से अगर हम राइट जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव काउंट करेंगे भी, और अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव काउंट करेंगे। अब ये दोनों शीट इस तरह से रखी है भाई, उससे लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये क्या है भाई, ये पॉइंट फर्स्ट है, दोनों शीट से लेफ्ट में बढ़ता है, मतलब हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। तो राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लूंगा भाई, नेगेटिव लूंगा। एट पॉइंट फर्स्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई नेट माइनस E1 माइनस E2। E1 क्या है भाई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है भाई इस शीट के कारण, E2 मानना है इसके कारण। E1 कैसे कितना भाई, सिग्मा 1 बाई, यहाँ पे कितना है भाई सिग्मा 2 बाई, ठीक है। E बाई सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है इस शीट के कारण, तो इस शीट के कारण इतना होगा, इतना इस शीट के कारण इतना होगा। तो यहाँ पे नेट किसके बराबर होगा भाई, राइट टू लेफ्ट आए हैं, देखो राइट टू लेफ्ट, तो दोनों ही माइनस होंगे भाई। तो देखो भाई ई नेट तो कितना होगा माइनस सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन। तो ये आ गया भाई हमारा माइनस 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है भाई, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है भाई इतना। तो माइनस साइन बाहर निकल गया। इस रिजल्ट को सब याद रखेंगे, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर कंसेप्शन बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो याद रखना लेफ्ट में माइनस साइन, ठीक है। मैंने कहा राइट टू लेफ्ट दोनों क्या होंगे नेगेटिव, तो मैंने वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब पहले निकालता हूं मैं एट पॉइंट 3 पर, एट पॉइंट 3 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो ये शीट ऐसे रखी है, पॉइंट 3 उस साइड है, दोनों से राइट में बढ़ता है, तो क्या होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट जाएगी भाई, दोनों से राइट में बढ़ता है, तो E1 भी प्लस का E2 भी प्लस का। तो भाई E1 कितना था भाई हमारा सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन। तो E में आ गया भाई 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, कॉमन निकल जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब बात आती है भाई कि इन दोनों शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको ध्यान से देखना भाई। तो भाई देखो सुनो भाई, इसके लिए तो ये मान के चलता हूं भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, जो एक शीट ये है, एक शीट ये है भाई, इसकी सरफेस से सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2 है। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, मतलब दोनों के बीच में। हम मान के चलते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इस शीट की ज्यादा है भाई,
इस शीट को नाम ए शीट दे दो, इस शीट को नाम बी दे दो। मैंने माना ए जो शीट है उसकी सरफेस एनर्जी सिग्मा 1 है और बी की जो शीट है वो सिग्मा 2 है। ठीक है भाई, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था भाई, इसका कितना था भाई, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, और इसका क्या था भाई, सिग्मा 2 एप्सिलॉन। तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा होगा भाई तो E1 भी E2 से बड़ा होगा भाई, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी, तो सो E1 ग्रेटर देन E2 होगा भाई। अब जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं भाई, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है प्लस से। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्लस 1। तो प्लस के प्लस यहाँ पे ये सिग्मा 1 भी प्लस क्वांटिटी है, सिग्मा 2 भी प्लस क्वांटिटी है, तो ये इसको क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कैसे होगा, आउटवर्ड। तो ये इसको रिपेल करेगा भाई, ये इसको रिपेल करेगा, E1 की साइड आएगा, E1 की साइड। इसी तरह सिग्मा 2 भी क्या है, पॉजिटिव सरफेस एनर्जी है, ये क्या करेगा भाई, ये इसको इस साइड रिपेल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा भाई, घटेगा भाई, क्योंकि E1 इस साइड है, E2 दूसरी साइड है, मतलब E1 E2 एंटी पैरेलल है। अब किसमें से क्या घटाऊं भाई, बड़े में से छोटा घटेगा भाई, E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा भाई, E1 माइनस E2। देखिए भाई, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन, E नेट 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। रिजल्ट क्या है भाई, ठीक है। अब इस पर कंसेप्शन की बात करते हैं भाई, कंसेप्शन क्या होगा, देखिए अब कंसेप्शन की बात करते हैं भाई, देखो तो पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था भाई, हमने निकाला था, पॉइंट 1 पे आया था ये, एक बार मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बीच में कितना आया था भाई, बीच में आया था भाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आया था भाई। और राइट साइड में कितना आया था भाई, पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पर आया था भाई प्लस। अब कंसेप्शन क्या, एक बार सीरियसली क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, ये कहा कि भाई दो शीट है ऐसे ही, तो उसमें से एक शीट की सरफेस एनर्जी प्लस है, एक ही माइनस है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव का स्प्रेड है, दूसरे पर नेगेटिव का स्प्रेड है। तो इसका क्या मतलब है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, मतलब जो शीट ए है उसकी सरफेस एनर्जी तो दे रखी थी प्लस सिग्मा, और भाई एंड दूसरी जो शीट है उसकी सरफेस एनर्जी दे रखी थी माइनस सिग्मा, एक की प्लस सिग्मा एक की माइनस सिग्मा। ये केस था भाई कि हमें दो शीट दी गई थी कि एक की सरफेस एनर्जी प्लस सिग्मा थी, एक की माइनस सिग्मा थी, मतलब एक शीट के ऊपर प्लस का डिस्ट्रीब्यूट था, एक के ऊपर माइनस का डिस्ट्रीब्यूट था। तो ये बताओ इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर, मतलब दो शीट हैं, एक दोनों की सरफेस एनर्जी इक्वल है, सिग्मा इसकी है सिग्मा इसकी है, लेकिन एक की प्लस है और एक की माइनस है, तो इन दोनों शीट के कारण तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो देखो एट पॉइंट फर्स्ट, एट पॉइंट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था भाई, थोड़ी देर पहले निकाला था, ये था भाई माइनस 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो भाई यहाँ पर रखो इस वैल्यू को, सिग्मा 1 कितना है भाई प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है भाई माइनस सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई यहाँ पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई फर्स्ट पर 0। अब भाई थर्ड पर आओ, एट पॉइंट 3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था भाई नेट 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 कितना है प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा, तो भाई प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा कैंसिल आउट 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई
दो जगह जीरो आ चुका है भाई, एक बार यहाँ पर भी जीरो और भाई यहाँ पर भी जीरो। अब कौन सा केस रहता है भाई, अब केस रहता है कि सर दोनों शीट के बीच में बताइए। ठीक है, तो दोनों शीट के बीच में बताता हूँ भाई। तो भाई एट पॉइंट 2, इस 2.2 पे ध्यान रखो, बीच में क्या था, रिजल्ट क्या था हमारा, ई नेट 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 1 कितना है भाई, प्लस सिग्मा 1 है भाई प्लस सिग्मा, फिर माइनस साइन, फिर सिग्मा 2 है माइनस सिग्मा। ये सिचुएशन बनी भाई, ये आ गया भाई सिग्मा माइनस माइनस प्लस 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल गई। तो इसके बाद कितना है भाई, कैंसिल आउट होने के बाद इसके बाद ये रिजल्ट यहाँ से आया भाई, ई नेट आया भाई सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो खास बात क्या आई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया भाई दोनों शीट के कारण, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू खाली कहाँ पर आई, इन दोनों शीट के बीच में आई और वो आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये चीज थी इसके बीच में। और ये केस कहाँ देखने को मिलेगा कि एक शीट पॉजिटिव चार्ज ली है, दूसरी शीट नेगेटिव चार्ज है, दोनों की सरफेस चार्ज इक्वल अपोजिट है। ये केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आएगा। तो इस चीज को जब मैं डिस्कस करूंगा तो याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों साइड जीरो होता है। एक टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, उसको भाई बाद में देखें।